मैं आपके साथ सिंप्लेक्स मेथड डिस्कस करने जा रही हूँ। मैं दोबारा से ही आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। पहले वो आधे क्वेश्चन की वीडियो बनी थी, उसको मैंने आपको बस ठीक है आपने वो देख ली थी, पर मैं आपके साथ ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस करूँगी आज इस वीडियो में। मैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ। वी हैव टू मैक्सिमाइज जेड इज़ इक्वल टू 3x1 + 4x2 + x3 subject to constraints x1 + 2x2 + 3x3 less than or equal to 90, 2x1 + x2 + x3 less than or equal to 60, 3x1 + x2 + 2x3 less than or equal to 80, where x1 x2 x3 all are greater than equal to 0। जब आपकी इक्वेशंस लेस देन इक्वल टू टाइप की होती हैं तो आपने स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने होते हैं। स्लैक वेरिएबल यहाँ पे कुछ कम है लेफ़्ट साइड पे, इसका मतलब राइट साइड पे कुछ एक्सीडिंग है, तो लेफ़्ट साइड पे हम कुछ ऐड कर देंगे सो दैट दोनों साइड्स आपस में बैलेंस हो जाएं। तो अब मैंने ऐड किया यहाँ पे स्लैक वेरिएबल। फर्स्ट इक्वेशन में S1, सेकेंड इक्वेशन में S2, थर्ड इक्वेशन में S3, और सारी इक्वेशंस इक्वालिटी में आ गई। जो स्लैक वेरिएबल होते हैं इनकी कॉस्ट वैल्यू जो है वो 0 होती है, यानी कि 0 × S2 0 × S3 इज़ एडेड इनटू द कॉस्ट फंक्शन। नाउ ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है LPP की। दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए अगर हमने स्लैक ऐड किया है सबसे, तो उसी को हम रखेंगे टेबल में। तो स्लैक्स ही आते हैं टेबल में। S1 S2 S3 बेसिस में आ गए। 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स आएंगे। CB मतलब इनका कॉस्ट फैक्टर 0 है, तो 0 0 0। XB 90 60 80 90 60 80। X1 मीन्स x1 का कॉफिशेंट 1 2 3, x2 मीन्स x2 का कॉफिशेंट 2 1 3, और x3 का कॉफिशेंट S1। फर्स्ट इक्वेशन में कॉफिशेंट 1 है, बाकी दोनों में 0। ऐसे ही अब आपने क्या करना है, मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ। इस साइड पे इन्वर्स है, इस साइड पे नहीं है। इस साइड पे इन्वर्स बनाना है, इस साइड पे नहीं। बेसिकली हम एक वेक्टर निकालते जाएंगे बेसिस में से और एक वेक्टर ऐड करते जाएंगे। ये तब तक करते जाएंगे जब तक मेरा सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आ जाता। मैं ये कैसे चेक करूँगी कि सोल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं? अगर आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तब हम कैलकुलेट करेंगे CJ - ZJ। ये आपके CJ हैं और ZJ हम निकालेंगे। अगर CJ - ZJ इज़ लेस देन और इक्वल टू J फॉर ऑल J, देन सोल्यूशन इज़ ऑप्टिमल, तो सोल्यूशन ऑप्टिमल होगा। अगर ये किसी एक के लिए भी पॉजिटिव है तो वो वाला वेक्टर जो है वो बेसिस में ऐड हो जाएगा। तो अब मैंने क्या करना है, ZJ कैलकुलेट करना है। ZJ क्या है, दिस इंटू दिस कॉस्ट। Z1 क्या आएगा, 0 × 1 + 0 × 2 + 0 × 3, दिस इज 0। 0 × 2 + 0 × 1 + 0 × 1 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे 0 आ गए। अब CJ - ZJ दैट मीन्स 3 - 0 3, 4 - 0 4, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0। अब CJ - ZJ नेगेटिव नहीं आए, ये तो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब अब एक वेक्टर बेसिस में एंटर होगा। अब मैं उस वेक्टर को बेसिस में एंटर करूँगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग CJ - ZJ जो है वो मोस्ट पॉजिटिव है। ये 3 4 1, इनमें से सबसे बड़ा 4 है, तो ये वाला वेक्टर जो है ये बेसिस में एंटर हो जाएगा। मतलब इनमें से किसी एक प्लेस पे आ जाएगा। वो किस प्लेस पे आएगा वो ये वेक्टर डिसाइड करेगा जो निकलेगा। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए हम निकालेंगे रेशो। रेशो क्या होती है, अब आपने ये वेक्टर एंटर करवाया है, दैट मीन्स दिस इज़ योर की कॉलम। अब आपने रेशो निकालनी है। रेशो क्या होती है, मिनिमम ऑफ XIJ डिवाइडेड बाय RJ, मतलब कि जो भी हमने वेक्टर एंटर करवाया है उसकी एंट्री, कॉलम वाली एंट्री 4 और J पॉजिटिव, मतलब 0 नहीं लेना। इस XB को हमने कॉरस्पॉन्डिंग X2 के एलिमेंट के साथ डिवाइड करना है, बट वो नेगेटिव और 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा, नेगेटिव होगा तो वो ही मिनिमम आएगा, इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग करना है। तो रेशो क्या होगी, 90/2 45,
60/1 60, 80/1 80। अब जो रेशो इनमें से मिनिमम है वो वेक्टर बाहर निकल जाएगा। 45 इज़ द मिनिमम रेशो, सो दैट मीन्स S1 विल लीव द बेसिस एंड X2 विल एंटर द बेसिस। जहाँ पे ये दोनों कट जाएँ, 2 पे कट रहे हैं ना, दैट इज़ द पीवियट एलिमेंट। दिस इज़ कॉल्ड पीवियट एलिमेंट। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट में, अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोल के बताई हैं ये मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग टू विच CJ माइनस ZJ इज़ मोस्ट पॉजिटिव विच इज़ X2, सो वी विल एंटर X2 इनटू द बेसिस एंड नाउ वी विल कैलकुलेट रेशो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास 2 पीवियट आ गया। बेटा अब ये 2 पीवियट आ गया, अब आपने क्या करना है, जैसे आप मैट्रिक्सेस में करते हो, पहले इसको 1 बनाओगे, पीवियट एलिमेंट 1 होना चाहिए, रो वाइज चलेंगे। इसका मतलब पूरी की पूरी रो को, कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, पूरी की पूरी रो को मैं 2 के साथ डिवाइड करूँगी। देखो अब यहाँ पे S1 की जगह पे X2 आ गया है और X2 की कॉस्ट 4 है, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी पूरी की पूरी रो को मैंने 2 के साथ डिवाइड किया। 90 को 2 के साथ किया, 45 1/2 1 3/2 1/2 0 0, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर और नीचे वाले सारे एलिमेंट, पीवियट के ऊपर और नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 बनाने होते हैं। अब इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे वाले एलिमेंट है, यहाँ पे भी 0 बनाना है, यहाँ पे भी 0 बनाना है। तो अगर मैं इस रो के साथ ऑपरेट करूँ, क्योंकि यहाँ पे तो 1 बन गया, तो अब मैं क्या ऑपरेट करूँगी, दिस रो, अगर आपने मैट्रिक्स के तरह ही चलना है, R2 चेंजेस टू R2 माइनस हाफ R1, ऊपर वाली के साथ मैंने माइनस करके यहाँ पे 0 बनाना है ना, तभी हाफ R1 लिखा है। अब हाफ R1 की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख ली हुई है, तो इसका मतलब R2 में से डायरेक्ट आप ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। इसी तरह R3 का भी इसके नीचे वाला एलिमेंट 1 था तो माइनस ही करना पड़ेगा, सिर्फ ये माइनस कर दिया, ये आ गया। अब ये सेकंड टेबल बन गया। अब हम फिर चेक करेंगे ऑप्टिमलिटी कि ये जो मेरा टेबल है ये ऑप्टिमल है या नहीं। उसके लिए फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा CJ माइनस ZJ। दिस इज़ कॉल्ड नेट इवैल्यूएशन। इसको मैं कैसे करूँगी, फिर मैं पहले निकालूंगी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब आपको मैंने बता दिया था मैंने CJ कैसे निकाला और ZJ कैसे निकाला। अब ये सारे CJ माइनस ZJ जो हैं वो लेस देन इक्वल टू 0 आ गए हैं। नहीं, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 है, बाकी सारे लेस देन इक्वल टू 0 आ गए हैं। एक पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब ये बेसिस में एंटर होगा। अब निकलेगा क्या, उसके लिए रेशो निकालेंगे। ये मेरा की कॉलम आ गया, 45 डिवाइडेड बाई 1/2 90, 15 डिवाइडेड बाई 3/2 10, 35 डिवाइडेड बाई 5/2 14। ये मिनिमम है, इसका मतलब S2 विल लीव द बेसिस एंड X1 विल एंटर द बेसिस। तो इसका मतलब S2 के प्लेस पे X1 आ जाएगा। और अब मैंने क्या करना है, मेरा पीवियट एलिमेंट 3/2 था तो मैं इस पूरी रो को 3/2 के साथ डिवाइड करूँगी, तो मेरे पास ये रो बन जाएगी। इसको नहीं देखना, ये कॉस्ट तो हमने ऊपर से लिखी है। जब ये रो बन गई तो यहाँ पे 1 आ गया ना। अब यहाँ पे मेरे पास ऊपर हाफ है, तो इसका मतलब वो उस नए टेबल में जो रो बनी है उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करके, या मैं कह सकती हूँ कि अब मैं ऑपरेशन लगाऊंगी, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 1/3 R2। देखो तभी 1/2 बन जाएगा ना। और R3 पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगी, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 5/3 R2। मतलब यही सेम बनाना है, ये आपको करना आता है। ऑपरेशन लगाने के बाद अब देखो पीवियट एलिमेंट 1, ऊपर नीचे वाले एलिमेंट 0। अब मैं फिर से CJ माइनस ZJ कैलकुलेट करूँगी और वो सारी मेरे पास जो है वो नेगेटिव आ गई है। दिस इज़ माई CJ माइनस ZJ। ठीक है, और इसका मतलब ये जो सोल्यूशन आया है इस टेबल में मेरे पास, ये मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। इसमें X1 की वैल्यू 10 आई है, ये देखोगे X भी, X2 की वैल्यू 40 आई है, X3 बेसिक में नहीं है, इसका मतलब वो नॉन बेसिक वेक्टर है, और जो वेक्टर नॉन बेसिक होते हैं उनकी वैल्यू 0 होती है। अब Z ऑप्टिमल क्या होगा, Z मेरा क्या था, Z मेरा था 3x1 प्लस 4x2 प्लस x3। तो इसमें आप पुट कर दोगे 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 40, दैट इज़ 30 प्लस 160, दैट मीन्स 19। ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। थैंक यू।